Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 4, Energy and Power Resources. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So student, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with hydropower. बच्चा हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है बच्चा? वाटर से। किससे प्रोड्यूस होती है? वाटर से। हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। बहुत ऊंचाई से जब पानी को नीचे की तरफ गिराया जाता है, इससे क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। It is the third most important source of energy after coal and petroleum. कोल एंड पेट्रोलियम के बाद जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है ये बच्चा? वाटर ही है। ठीक है, हाइड्रो पावर। क्या है? हाइड्रो पावर। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट इज हाई। ऑब्वियसली बात है बच्चा, इतना आसान नहीं होता इतने सारे पानी को रिजर्वॉयर में रखना, फिर उसको एक ग्रेट हाइट से नीचे गिराना, है ना। तो जो कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। पहले तो डैम बनाओ, ठीक है, पावर प्लांट बनाओ, फिर ट्रांसमिशन लाइंस बनाओ, वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर बनाओ। तो बच्चा, डैम बनाना अगर इतना आसान होता तो हम सब ने डैम बना लिए होते। डैम बनाना बहुत ही कॉस्टली है। डैम बनाने पहले डैम बनाना पड़ेगा आपको, फिर पावर प्लांट बनाना पड़ेगा, फिर ट्रांसमिशन के लिए लाइन, वाटर स्टोरेज के लिए बहुत बड़ा रिजर्वॉयर। हाउएवर वंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज बिल्ट, पर एक बार ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बन जाए तो इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट बहुत कम होती है, पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है बच्चा। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी रिवर्स थी जिनके ऊपर हमने मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए। ठीक है, क्यों बनाए? फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमने बहुत सारे पावर प्लांट बनाए, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट लेके आए। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक दो तीन नहीं, बहुत सारे काम एक साथ में करता है, इसीलिए हम इसे मल्टीपर्पज़ बोलते हैं। ठीक है, एक डैम बना के आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हो बच्चा, बहुत सारी चीज़ें करते हो, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जैसे कि जो फोर्स है वाटर का, जिससे कि बहुत ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जाएगा, उससे क्या जनरेट होगी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो एक पर्पस तो डैम का क्या हुआ? इज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द फोर्स ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम अ डैम, डैम से जो पानी गिरता है उस फोर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर डैम से ही पानी इरिगेशन के लिए भी जाता है। इरिगेशन का मतलब होता है बच्चा सिंचाई। सिंचाई का मतलब जब आप खेतों को पानी देते हैं तो उसे बोलते हैं इरिगेशन। आप अपनी क्रॉप को जब पानी देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इरिगेशन। तो डैम की हेल्प से खेतों को भी पानी दे रहे हैं। अब क्योंकि बड़े बड़े डैम बन गए हैं तो बहुत सारा पानी इनके अंदर कलेक्ट होता है, जिससे फ्लड, बाढ़ भी रुक जाती है। ठीक है बात। ये जो रिजर्वायर है ये डैम के पीछे बनाया जाता है, जिसमें पिशिकल्चर भी हो सकता है। फिश, मछली रहेंगी, अपने आप को क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगी, है ना। तो पिशीकल्चर, मछलियों का जो ट्रेड होता है उसे क्या बोलते हैं? पिशीकल्चर। तो रिजर्वॉयर, हर डैम का एक रिजर्वॉयर होता है जो उसके पीछे ही होता है। तो रिजर्वॉयर में क्या भी कर सकते हैं? पिशीकल्चर, फिश ब्रीडिंग। क्या कर सकते हैं? फिश ब्रीडिंग। जो रोड बनाई जाती है अक्रॉस द डैम इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपने डैम के लिए रोड बनाई तो उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ स्कार्सिटी ये हमें ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी भी अवेलेबल कराते हैं। और जो रिजर्वायर होता है बच्चा, वो सराउंडिंग एरिया की ब्यूटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो डैम को देखने के लिए जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं। हम लोग देखते हैं अरे बारिश कब होगी, कब डैम के दरवाजे खुलेंगे, तब हम डैम देखने जाएंगे। सो इट हेल्प्स इन टूरिज्म इंडस्ट्री ऑल्सो। तो पता चला इतने सारे काम कर रहा है भाई, कि ब्यूटी भी बढ़ा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर भी दे रहा है, रोड पे ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं जो डैम के लिए बनी है, पिशिकल्चर है, फ्लड कंट्रोल हो रही है, इरिगेशन के लिए पानी है, डैम से पानी जब ऊंचाई से गिराया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। इतने सारे पर्पस होने की वजह से
डैम को हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब बच्चा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या एडवांटेज है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चीप है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पानी हर साल गिरता है बच्चा, तो पानी से अगर हम बिजली बना पाएँ तो इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। ये चीप, सस्ता भी है ना? इट डज़ नॉट कॉज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और अगर आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो वह एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करती है, तो क्लीन है, चीप है, रिन्यूएबल सोर्स है। तो ये एडवांटेजेस हैं हाइड्रो पावर के, पर कुछ लिमिटेशन भी है। बच्चा इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये डेवलप कर पाए, पर कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो हमें ऐसा करने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। इस वजह से हम इनका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रॉपरली बना नहीं पा रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉपरली फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। वो है बहुत सारी जो रिवर है वो रेन फेड है, मतलब जब बारिश होगी तभी उनमें पानी होगा, बारिश नहीं होगी या एक सीज़न के बाद उनमें पानी नहीं होगा। ठीक, कोई बात। दे डिपेंडेंट ऑन मानसून रेन, मतलब बहुत सारी रिवर मानसून रेन पे डिपेंड करती हैं। इन्हें हम सीजनल एंड इरेटिक बोलते हैं। द रिवर विच इज़ हैविंग वाटर इन सम सीजन्स ओनली दैट आर कॉल्ड सीजनल रिवर्स। तो कुछ रिवर तो रेन फेड है बच्चा, उनमें साल भर पानी नहीं होता, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होगी ही नहीं। सेकेंड है मेनी रिवर्स डू नॉट हैव नेचुरल वाटरफॉल, बहुत सारे रिवर्स में नेचुरल वाटरफॉल ही नहीं होता, तो हमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बच्चा डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक रिवर के ऊपर डैम बनाना, ना ही तो टाइम कम लगता है उसमें, ना ही पैसा कम लगता है, तो कैपिटल भी उतना ही लगाओ, टाइम भी उतना ही लगाओ, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Most of the suitable sites for the development of hydroelectricity project are located far away from consuming center। और बच्चा वो लोकेशन जो कि बहुत सुटेबल हो, जहाँ पर हम इजीली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ, वो कंज्यूमर सेंटर से बहुत दूरी पर होती हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक होता है कि अगर वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी की तो कंज्यूमर सेंटर्स तक भेजने में आपको बहुत ज़्यादा पूरा नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, जो कि बहुत सस्ता ऑप्शन नहीं है, चीप नहीं है बच्चा इतना बड़ा नेटवर्क बनाना। ठीक है, चलो। तो पहला डिसएडवांटेज हमने देखा कि बहुत सारी रिवर रेन फेड थी, बारिश के पानी से भरती थी, तो कुछ सीज़न में उनमें पानी होता है, कुछ में नहीं होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पॉसिबल नहीं था। फिर हमने देखा बहुत सारी रिवर जिनमें वाटरफॉल ही नहीं है, तो उनमें आपको डैम बनाना पड़ेगा, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरा कि एक आइडियल साइट जहाँ पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बना सकते हो, वो इतना दूर होता है बच्चा कि कंज्यूमिंग सेंटर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना एक कॉस्टली अफेयर हो जाता है, महंगा पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया में जो मैक्सिमम पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का वो है हिमालयन रीजन में, क्योंकि हिमालयन रीजन से निकलती हैं पेरिनियल रिवर्स। क्या निकलती हैं बच्चा? पेरिनियल रिवर। जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है वो कहाँ बना? दार्जिलिंग में। कहाँ पर बना बच्चा? दार्जिलिंग में। कब बना? 1898 में। इंडिया में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट कहाँ बना? दार्जिलिंग में। कहाँ किस ईयर में बना बच्चा? 1898 में। इसके बाद शिवसुंदरम बने, फिर खोपाली बना, शिवपुरी बना, पायकारा, मेट्टूर, पापनासम, जोगिंदर नगर, ये सारे इसके बाद बनते गए। इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 4.1 टेबल में दिए हैं, हम लोग वो पढ़ेंगे। टेबल में भी है और बच्चा मैप में भी है, दोनों जगह देखेंगे। तो पहला सलल चेनाब रिवर के ऊपर बना है, जम्मू कश्मीर में बना है। दूसरा भाखरा सतलज रिवर पे बना है, हिमाचल प्रदेश में। नंगल सतलज रिवर पे है पर पंजाब में है। सलल चेनाब पे है, जम्मू कश्मीर में। भाखरा हिमाचल प्रदेश में, नंगल पंजाब में। तहरी भागीरथी रिवर पे बना हुआ, उत्तराखंड में। रिहांद रिवर पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में। पंचट दामोदर रिवर पे बना है, झारखंड में। हीराकुड महानदी रिवर पे बना है, उड़ीसा में। फिर से सलल चेनाब भाखरा सतलज
नंगल सतलज, तहरी भागीरथी, रिहांद रिहांद, पंचट दामोदर, हीराकुंड महानदी, उड़ीसा में है हीराकुंड, ठीक है। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? चंबल, राजस्थान में। सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पे है, गुजरात में। सरदार सरोवर रिवर नर्मदा पे है, गुजरात में। कोयना, कोयना रिवर के ऊपर है, महाराष्ट्र में। श्रीशैलम, श्रीशैलम कृष्णा रिवर पे है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। तुंगभद्रा तेलंगाना में है ना। श्रीशैलम कृष्णा आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर पर है, कर्नाटक में है। मेट्टूर कावेरी रिवर तमिलनाडु में है। मुल्ला पेरियार, पेरियार रिवर के ऊपर है, पेरियार रिवर है केरला में। तो बच्चा अभी हमने जो टेबल में देखा, ये सलाई, भाखरानंगल, तहरी, पंचेत, रिहांद, राणा प्रताप सागर, हीराकुड, सरदार सरोवर और श्रीशैलम, तुंगभद्रा, मेट्टूर, मुल्ला पेरियार। मैप में भी ध्यान रखना है ना। एक बार आपको स्टेट लाइन हो जाए ना, ये टेबल से स्टेट लाइन कर लो। और देखो, इतने तो आप क्लास 7th में हो ये समझदार कि कौन सा स्टेट कहाँ पर आप बता सके। वो भी सी बात है, जब पंजाब की बारी आएगी तो पंजाब आप साउथ में तो नहीं दिखाओगे, नॉर्थ में ही दिखाओगे कि पंजाब है। फिर आपको पता है कि उड़ीसा यहाँ पर मिलेगा, है ना। झारखंड यहाँ मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ मिलेगा, उत्तराखंड उसके ऊपर मिल जाएगा, राजस्थान यहाँ मिलेगा, है ना। तो एक बार अगर आपको स्टेट के नाम पता चल गए प्रॉपर कि कौन सा डैम किस स्टेट में है, तो आप उनको प्लॉट इजीली कर पाओगे। आई बात समझ में, है ना, कि नहीं आई? आई गई होगी। जैसे ये गुजरात है, ये राजस्थान है, यहाँ पंजाब मिलेगा, जम्मू कश्मीर यहाँ मिलेगा। तो स्टेट, ये टेबल ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या पढ़ेंगे बच्चा अब हम? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और ये रिन्यूड भी नहीं होती हैं। एक बार एग्जॉस्ट हो गई तो हो गई, इनको रिन्यू होने में लगेंगे मिलियंस ऑफ ईयर। तब तक क्या हम जिंदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम यही बोल रहे हैं कि ये रिन्यू नहीं हो सकते हैं। दूसरा कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो पहले हम पढ़ेंगे कोल। कोल बेस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। बच्चा अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तो उसके पीछे कोल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे कोल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इम्पॉर्टेंट रोल है। ये मोस्ट अबेंडेंट सोर्स है पावर का। ये लेयर्स में होता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। 4 वैरायटी होती है कोल की। वो काय पे डिपेंड करती है? उस पर्टिकुलर कोल के अंदर कितना कार्बन कंटेंट है उसके ऊपर। हमने 4 पार्ट में कोल को डिवाइड किया है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। बोलो, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। जो बेस्ट क्वालिटी कोल है जिसमें 90% कार्बन होती है वो है एंथ्रासाइट। तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल एंथ्रासाइट। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में? एंथ्रासाइट में। कोल वाइडली प्रोड्यूस होता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। कोल इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइडली फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू ही प्रोड्यूस हो रही है। सबसे ज़्यादा कोल किस में होता है? एंथ्रासाइट में। सबसे कम किस में होगा बच्चा? फिर पीट में। जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोल का, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोन कोल रिजर्व्स इज़ हाईली अनइवन इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बहुत अनइवनली कोल अवेलेबल है। चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोल का। चाइना इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। अदर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूक्रेन, इंडोनेशिया, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, रशिया, इंडोनेशिया, यूक्रेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पर भी कोल प्रोड्यूस होता है। पर नंबर 1 पे कौन प्रोड्यूस करता है बच्चा? चाइना।
मेन कोल माइनिंग इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर कोल माइनिंग है, तो कहाँ पर है बच्चा? झारिया, धनबाद, गिरिध, बोकारो, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना एक बार, है ना। गिरिध, बोकारो, रानीगंज, कोरबा, तलचर, सिंगरौली, सिंगरेनी, ये वो जगह हैं जहाँ पर कोल भर भर के है। चलो, कामटी, चंद्रपुर, ये भी कोल प्रोड्यूसिंग एरिया में। फिर से कोल प्रोड्यूसिंग एरिया देखेंगे हम। झारिया, धनबाद, गिरिध, बोकारो, रानीगंज, कोरबा, तलचर, सिंगरौली, सिंगरेम, कामटी, चंद्रपुर। और पूछा जाए कि वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करता है, तो वो है बच्चा छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। कंजर्वेशन, वी कैन कंजर्व कोल इन द फॉलोइंग वेज। बच्चा, ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है ना, तो हमें इसे कंजर्व करके रखना है, संरक्षित करके बचा के रखना है। यूज़ ऑफ कुकिंग कोल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़। सिर्फ मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ तक ही सीमित रहे कोल का यूज़, कुकिंग कोल का यूज़, और कोई इंडस्ट्री से यूज़ ना करें। सिलेक्टिव माइनिंग हो, गुड क्वालिटी कोल मिले, ठीक है। सिलेक्टिव माइनिंग फॉर गुड क्वालिटी कोल शुड बी स्टॉप्ड। भी क्या हो रहा है, गुड क्वालिटी कोल के लिए ही सिर्फ माइनिंग हो रही है, तो इसे भी रुकना चाहिए। स्मॉल और अनइकोनॉमिक कोल माइन शुड बी एमलगमेटेड टू मेक देम विजिबल। कुछ माइंस बहुत ही अनइकोनॉमिकल हैं, बहुत ही छोटी छोटी हैं। दूसरा, अनइकोनॉमिकल मतलब यहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें क्या ही हो रहा है? लॉस ही हो रहा है। तो जो अनइकोनॉमिकल कोल माइंस हैं उन्हें बड़ी माइंस के साथ तक अमलगमेट कर दिया जाए, या 2-3 छोटे कोल माइंस को जोड़ दिया जाए, जिससे ये वायेबल हो जाए और अनइकोनॉमिक से इकोनॉमिक बन जाए। मैंने शायद इससे पहले विजिबल पढ़ दिया था, है ना। विजिबल नहीं, वायेबल। वायेबल मतलब प्रॉफिट जनरेटिंग हो जाए, मतलब हम इनके ऊपर काम कर पाएँ। कुछ कोल माइन जो छोटी हैं, अनइकोनॉमिकल है, मतलब लॉस में, उन सबको अमलगमेट करके एक बड़ी कोल माइन बना दी जाए, और फिर ये कैसी हो जाएगी? वायेबल या प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी। आप रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करो जितना पॉसिबल हो, है ना। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी एनकरेज। देन लो ग्रेड कोल शुड बी वॉश्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। जितना भी लो ग्रेड कोल है उसको हम धो लें, जिससे उसकी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाए। एंड स्टूडेंट, जितनी भी थर्मल पावर प्लांट हैं वो लो ग्रेड कोल को यूज़ करें, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट should only use low grade coal, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल डिराइव होता है ऑर्गेनिक मटेरियल से। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, ये जो पेट्रोल है या जो मिनरल ऑयल है, ये हमें किससे डिराइव होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल से। किससे? ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो कि ट्रैप हो गया होता था सेडिमेंट्री रॉक की लेयर में। ये रही सेडिमेंट्स, मतलब छोटे पत्थर, इन पे कोई कीड़े मकोड़े मर गए, फिर पत्थरों की लेयर, रेत की लेयर आ गई, फिर एक ट्री यहाँ पर दब गया, फिर सेडिमेंट्स की लेयर आ गई। तो धीरे धीरे ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये ट्रैप होता गया, और किसका फॉर्म ले लिया इसने एक टाइम के बाद? पेट्रोलियम का। Important oil field of the world are located along the margin of यंगफोल्ड माउंटेन। बच्चा, अगर आप बोलें कि मेजर ऑयल फील्ड कहाँ मिलेंगी, तो मेजर ऑयल फील्ड आपको मिलेंगी यंगफोल्ड माउंटेन के पास, ठीक है। और कहाँ पर? कोस्टल एरियाज़ में। यंगफोल्ड माउंटेन्स, वो फोल्ड माउंटेन्स जो अभी भी बने हैं, उन्हें हम बोलते हैं यंगफोल्ड माउंटेन्स। कोस्टल एरिया, इनके पास ही मिलेगी आपको पेट्रोलियम। ऑफशोर रीजन में, समुद्र में भी मिल सकती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है पेट्रोलियम का, वो हाईली अनइवन है, वर्ल्ड में अनइवन है। हर जगह पेट्रोलियम अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इराक, ईरान, यहाँ पर ऑयल अवेलेबल है, हमारे इंडिया में नहीं है पर बहुत थोड़ा सा अवेलेबल है ना। सिर्फ 20% हम हमारी डिमांड पूरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है।
पेट्रोलियम का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा इकोनॉमी में। पेट्रोलियम से बनता है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, ल्यूब्रिकेंट। क्या क्या बनता है एक पेट्रोलियम से? पेट्रोलियम, जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। उसे ब्लैक गोल्ड बोलते इसलिए हैं क्योंकि उसी से पेट्रोल बन रहा है, उसी से डीजल बन रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इन दोनों के बिना आजकल पॉसिबल नहीं है। कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, ल्यूब्रिकेंट सब इसी से बन रहा है। अदर बाई प्रोडक्ट हैं रॉ मटेरियल फॉर केमिकल फर्टिलाइज़र। इसके अलावा भी कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं पेट्रोलियम सेक्टर से जो केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। सिंथेटिक फाइबर, ड्रग्स। इसीलिए हम पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्लैक गोल्ड। Petroleum is also known as black gold because it is giving us so many products। भले वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कैरोसिन हो, पैराफिन वैक्स हो, केमिकल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो, सिंथेटिक फाइबर के यूज़ में आ रहा हो, इसीलिए इतने सारे यूज़ हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल की बात करें 65% जो टोटल रिजर्व का है पेट्रोल का वो कहाँ पर है? पर्शियन गल्फ में। ठीक है, पर्शियन गल्फ दिखाऊं? जैसे आप लोग इंडिया से ही गए 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 गए, ये अफ्रीका आएगा तो यहाँ पर है पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये हमारा गुजरात। गुजरात से अपन लोग ऐसे गए, यहाँ पर यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया मिलेगा। यहाँ पर है पर्शियन गल्फ। और जो मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतार, बहरीन। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं? तो वो हैं सऊदी अरेबिया, दूसरी है ईरान, तीसरी इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, कतर, बहरीन। इन कंट्रीज़ के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएसए, रशिया, वेनेजुला, चाइना, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इंडिया, म्यांमार, इंडिया, लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, चाइना, वेनेजुला, रशिया, यूएसए। यहाँ पर भी पेट्रोल प्रोड्यूस होता है पर उतनी क्वांटिटी में नहीं होता बच्चा जितना पर्शियन गल्फ में होता है। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान और यूएई में होता है। Petroleum deposits have also been discovered in North Sea, which is shared by UK, Norway, Denmark, Germany and Netherlands। 5 कंट्रीज़ मिलके नॉर्थ सी को शेयर करती हैं। यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड्स। यहाँ पर भी पेट्रोलियम डिपॉजिट मिले हैं। इंडिया में इंडिपेंडेंस तक सिर्फ एक ही जगह थी, असम, जहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है। आज हमने थोड़े न्यू एरियाज़ को भी ढूंढ लिए गुजरात में, ऑफ द मुंबई कोस्ट। न्यू एरियाज़ इन गुजरात ऑफ द मुंबई कोस्ट एंड इन डेल्टास ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर। कृष्णा रिवर का डेल्टा, गोदावरी रिवर का डेल्टा, मुंबई कोस्ट, गुजरात। अब यहाँ पर भी हमें थोड़ा थोड़ा पेट्रोलियम मिला है पर इंडिपेंडेंस तक सिर्फ असम में मिला था। However, India's total petroleum production is far less than its need। हमारी नीड अगर 100 लीटर की है ना बच्चा, तो हम सिर्फ 20 लीटर ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। 80 लीटर हमें इम्पोर्ट कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है बच्चा? इम्पोर्ट। दूसरी कंट्री से जब हम कुछ सामान खरीदते हैं तो उसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट। ठीक, कोई बात? लिमिटेशंस। देखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल है हमारे लिए पर इनकी कुछ लिमिटेशन भी है। पहली बात तो पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर इसी तरीके से हम इसके यूज़ को करते रहे जिस तरीके से अभी कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ड्रिलिंग करना पेट्रोलियम की बहुत एक्सपेंसिव है भैया, बहुत महंगा। ठीक है, बहुत महंगा है ड्रिलिंग करना पेट्रोलियम का।
जब पेट्रोल बर्न होता है तो कार्बन एमिशन होता है, ये मेजर सोर्स है पोल्यूशन का। तो एक तो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम की ड्रिलिंग बहुत एक्सपेंसिव है, ऊपर से कार्बन भी एमिट करती है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट भी करती है। अगर लीकेज हो जाए ना ऑयल की ड्यूरिंग ड्रिलिंग और ट्रांसपोर्टिंग रिजल्ट इन ऑयल स्पिल विच कॉज मराइन लाइफ लॉसेस। देखो, जो पाइपलाइन है वो भी समुद्र के अंदर से गई हुई है, जिसमें से ऑयल आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। दूसरी बार समुद्र के अंदर ही जब आप, ये समुद्र इसके अंदर से आप तेल निकाल रहे हो, तो अगर ये कहीं पर समुद्र के ऊपर फैल गया तो भी हमारी मराइन लाइफ को लॉस है। पाइपलाइन जो समुद्र के अंदर जा रही है तब फैल गया तो भी हमारी मराइन लाइफ का मतलब होता है पानी के अंदर जो जीवन है, ठीक है। जैसे फिश हैं, ऑक्टोपस है, फलाने ढिमकी जितनी भी चीज़ें हैं पानी के अंदर, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, भले वो प्लांट हो, है ना, उन सब को लॉस होता है। और ये जो ड्रिलिंग है ये हमारे इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डेंजर है। ड्रिलिंग एंडेंजर द एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। हम पेट्रोलियम को कंजर्व कर सकते हैं इन तरीक़ों से। पहला तरीका, रिफाइनिंग टेक्निक शुड बी डेवलप्ड टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ क्रूड ऑयल फ्रैक्शन इंक्लूडिंग गैस। रिफाइनिंग टेक्निक को हमें थोड़ा सा और डेवलप करना चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएँ क्रूड ऑयल का और गैस का, नेचुरल गैस का। जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हम कर रहे हैं ऑयल शेल्स का, tar sand should be encouraged. The economic exploitation of oil shale and tar sand should be encouraged. इनको encourage करना चाहिए, ऑयल शेल को, टार स्टैंड को। जो अमाउंट है पेट्रोल कंजम्पशन का उसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर हमें बेटर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट मिले, जो कि कम ऑयल का यूज़ करके ज़्यादा दूर तक हमें ले जाए। पाइपलाइन का ही यूज़ करना चाहिए ऑयल को ट्रांसफ़र करने के लिए, गैस को ट्रांसफ़र करने के लिए, एंड अदर रिफाइंड प्रोडक्ट एज इट रिक्वायर्ड लेस फ्यूल। तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए बच्चा? पाइपलाइन का, ऑयल, गैस और दूसरे फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करने में, क्योंकि इनमें कम फ्यूल लगता है। आप सोलर एनर्जी का यूज़ करें, विंड एनर्जी का यूज़ करें, हाइडल पावर का यूज़ करें, जियो थर्मल एनर्जी, इनके यूज़ को बढ़ा दो क्योंकि नेचर में भर भर के अवेलेबल है। जो इक्विपमेंट हैं जो हम पेट्रोलियम में यूज़ कर रहे हैं, द इक्विपमेंट यूजिंग पेट्रोलियम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी प्रॉपरली मेंटेन टू रिड्यूस ऑयल वेस्टेज। अच्छा, जो भी इक्विपमेंट है, भले आपकी बाइक है, कार है, जो भी पेट्रोलियम का यूज़ कर रही है उसको प्रॉपरली मेंटेन रखो, जिससे कि ऑयल का वेस्टेज ना हो। सो स्टूडेंट, यहाँ पर होता है ये चैप्टर ख़त्म। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।